नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम धर्मवीर भारती के लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों के देवता के गौण पात्रों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। अपने पिछले वक्तव्य में हमने गुनाहों के देवता के कथानक पर बात की थी और इसके साथ साथ हमने उपन्यास के दो प्रमुख पात्रों चंद्र और सुधा के विषय में भी जानने का प्रयास किया था। आज हम जिन पात्रों के विषय में जानेंगे उनमें डॉक्टर शुक्ला, बिंती, एंग्लो इंडियन पम्मी और उसके बाद हम संवाद के विषय में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। विषयानुरूप धर्मवीर भारती ने अपने इस उपन्यास में पात्रों का सृजन किया है। ये पात्र कथा वस्तु को सजीव बनाते हैं और सक्रिय पात्रों के कारण, उनके क्रियाकलापों के कारण उनका किसी भी उपन्यास के कथानक में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। उपन्यास पात्रों के संघर्षों को लेकर उनकी पीड़ा, कुंठा, संत्रास को उसकी पूरी यथार्थता के साथ अभिव्यक्त करने में सफल रहा है। इस उपन्यास के गौण पात्रों में जो सबसे प्रमुख हैं वे डॉक्टर शुक्ला हैं। डॉक्टर शुक्ला मातृहीना सुधा के प्रति अपने सभी कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं। इसके साथ ही वो चंदर जो उनका शिष्य था उससे पुत्रवत प्रेम करते हैं। इतना ही नहीं, उसकी उन्नति के हर मार्ग पर वो चट्टान की तरह उसका साथ देने के लिए खड़े रहते हैं, उसे निर्देशित करते हैं। आयु उन्हें शारीरिक रूप से भले ही थोड़ा शिथिल कर दे, किंतु जब उन्हें पता चलता है कि सुधा की असामयिक मृत्यु हो चुकी है तो वो शारीरिक रूप के साथ साथ आत्मिक रूप से भी उन्हें तोड़ देती है। उपन्यास में बिंती और बुआ के माध्यम से उपन्यासकार ने माता और पुत्री के संबंध को, बिंती और सुधा के माध्यम से दो बहनों के आपसी संबंधों को, गेसु और सुधा के द्वारा एक सखी अपने जीवन काल में अपनी दूसरी सखी से किस प्रकार से अपने संबंधों का निर्वाह करती है, इसका पूरी सजीवता के साथ अंकन किया है। इन संबंधों का चित्रण करते समय अधिकांशतः संबंधों का भारती जी ने उज्जवल पक्ष ही अपने पाठकों के समक्ष उपस्थित किया है। ये पात्र क्योंकि इसी समाज में रहते हैं, हम इन्हें अपने समाज में अपने आसपास कहीं पर भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए इनमें भी सामान्य मानव की तरह गुण और दोष दोनों ही हमें दिखाई देते हैं। चरित्रों के उत्थान और पतन के माध्यम से जो उनके मानसिक धरातल पर द्वंद्व की स्थिति स्थापित होती है, उसे भी भारती जी ने बहुत सुंदर ढंग से उभारने का प्रयास किया है और उसमें वो सफल रहे हैं। उन्होंने कभी भी किसी आदर्शमयी भावुकता की बात नहीं की है और उन्होंने अपने जीवन के साथ साथ जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के लिए अपने लिए मूल्य, अपने लिए नैतिक मानदंड स्वयं निर्धारित किए थे, उसी तरह से उनके पात्र भी, चाहे वो चंदर हो चाहे वो सुधा हो, अपने लिए अपने जीवन के लिए मानदंड स्थापित करते हैं और इस स्थापना के कारण कई बार उनका जीवन
निराशा से, संतरास से, पीड़ा से भर उठता है। पर क्योंकि ये मानदंड उन्होंने स्वयं ही निर्धारित किए थे, अतः वो इसके लिए किसी और को दोषित भी करार नहीं कर पाते। सुधा चंदर के कहने पर कैलाश की परिणीता बन जाती है। यद्यपि वो हृदय से चंदर से प्यार करती है, किंतु समाज की मर्यादा के कारण, एक स्त्री सुलभ सलज्जता के कारण वो अपने मन की बात कभी भी चंदर से नहीं कह पाती। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ चंदर भी इसी प्रकार का है। कब धीरे धीरे सुधा और चंदर का सानिध्य प्रेम में परिणत हो जाता है, ये इन दोनों को ही पता नहीं चलता और वो अपने मन के भावों को एक दूसरे पर व्यक्त नहीं कर पाते। विवाह के उपरांत का जीवन यद्यपि सुधा का एक सामान्य गृहिणी की तरह होता है। वो अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करती है और अंत में मृत्यु की कहानी बनकर रह जाती है। वो अंत तक इस बात की इच्छा रखती है कि अगले जन्म में उसे उसका प्रेम अर्थात चंदर जरूर पति रूप में प्राप्त हो। उसके जीवन से आदर्श गृहिणी के, आदर्श पत्नी के सभी वास्तविकताओं को ग्रहण कर पम्मी अपने पूर्व पति के पास वापस चली जाती है। उसे समझ में आता है कि प्रेम के लिए भटकाव चाहे मनुष्य कितना ही कर ले, अंततः उसको अपने जीवन में ठहराव का आना लाजमी हो जाता है, जरूरी हो जाता है, ठहरना जरूरी हो जाता है। चंदर और पम्मी का रागात्मक संबंध कुछ समय चलकर खत्म हो जाता है और यहाँ पर भी चंदर सुधा की भांति पम्मी के लिए एक आदर्श मूर्ति बनकर रहता है। बर्टी जेनी से विवाह कर संभ्रांत जीवन जीने की कोशिश करता है। इससे पूर्व वो अपनी दिवंगत पत्नी के याद में इस तरह से खो जाता था कि वो विक्षिप्तों की भांति व्यवहार करने लगा था और बाद में उसे लगता है कि जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसे किसी का साथ जरूरी है और तब वो जेनी से विवाह करने की अपनी स्वीकृति दे देता है। सुधा की बहन बिनती यद्यपि चंदर को स्नेह करती है, उसके प्रति वो विनती के भाव से झुकी रहती है। चंदर में भी वो एक आदर्श मूर्ति को देखती है, किंतु बाद में सुधा की इच्छा अनुसार चंदर के ना चाहने पर भी चंदर और बिनती समझौते के तहत विवाह कर लेते हैं और बाद में विनती को लगता है कि चाहे शुरू में ये विवाह एक समझौते के तहत हुआ था, सुधा की इच्छा का पालन करने के लिए हुआ था, पर शायद अंदर ही अंदर वो चंदर से प्रेम करने लगी थी। हरिवंश पांडे के मतानुसार चंदर कल्पना भरी आदर्शवादिता के फलस्वरूप सुधा के साथ अस्वीकृत हो जाता है और गैर जिम्मेदार होने के कारण पम्मी के साथ स्वीकृत होकर भी अस्वीकृत होकर विकृत हो जाता है, क्योंकि दोनों के ही साथ वह जीवन को स्वीकार नहीं कर पाता। सुधा की मृत्यु के उपरांत उसका विवाह मंडप से अस्वीकृत विनती को स्वीकारना
चाहे उसकी महानता कही जाए, परंतु सुधा के प्रति दायित्वहीनता से उत्पन्न जड़ता तो उसे भोगी ही सिद्ध करती है। पूरे उपन्यास में अगर हम ध्यान से देखें तो जब जब चंदर पे किसी दायित्व की बात आती है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर जिम्मेदारी आने की बात आती है, वो वहां से भाग जाता है, वहां से पलायन कर लेता है। सुधा के साथ भी ऐसा ही होता है। और जब पम्मी उसको कहती है कि अब हमें अपने जीवन के बारे में कुछ सोच लेना चाहिए, तब भी वो इधर उधर झांकता हुआ दिखाई देता है। वो अपने जीवन में आई इन नायिकाओं के साथ रागात्मक संबंध तो स्थापित कर सकता है, किंतु किसी भी प्रकार के दायित्व का वहन करना नहीं चाहता। चंदर डॉक्टर शुक्ला के परिवार में पुत्रवत स्थान पाता है, उनका विश्वास ग्रहण करता है, स्नेह अर्जित करता है और उसकी उपलब्धियों में अगर हम देखें तो उसका पूरा श्रेय हमें डॉक्टर शुक्ला को देना पड़ता है। ठाकुर साहब, बिसरिया, कैलाश या उसके भाई शंकर से भी वह उपेक्षित आत्मीयता नहीं देख पाता। उसमें वो जुड़ाव की भावना ही नहीं दिखाई देती। अपना काम निकला और वो वहां से निकल जाता है। और कहीं ना कहीं वो डॉक्टर शुक्ला के अनुग्रह के कारणों के कारण ही सुधा के प्रति अपनी भावनाओं को उनसे व्यक्त नहीं कर पाता। यदि वो इस प्रकार की बात से, क्योंकि वो सुधा की तुलना में दूसरे वर्ग, दूसरी जाति से था, यदि वो इन सब बातों से ऊपर उठ जाता, थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर वो डॉक्टर शुक्ला से अपने और सुधा के विवाह की बात कर लेता, तो शायद कहानी का तेवर कुछ और होता। भारती जी के अनुसार दूज के चांद सी मासूम सुधा की कुंवारी सांसों का देवता चंदर उससे विलग हो जाने पर अपनी एकाकी आत्मा के साथ भयानक चक्रवात में जा गिरता है, जिसके हर झोंके में गुनाह था और हर आघात में एक भयानक मानसिक दर्द। लेकिन उस तूफान में पड़कर भी चंदर डूबा नहीं, उसके पंख टूटे नहीं, वह हवाओं को चीरकर बाहर निकल आया। लेकिन तूफान के गुजर जाने के बाद उसने देखा कि आत्मा के गुलाब की पंखुड़ी बिखर चुकी है। सुधा का कैलाश से विवाह हो जाने के उपरांत चंदर के जीवन में प्रकाश से एकाकीपन आ जाता है। वो कहीं ना कहीं टूटता भी है, बिखरता भी है। सुधा के साथ का वो इतना अभ्यस्त हो चुका था कि उसके बिना उसे अपना जीवन नीरस लगने लगता है। पर जिस प्रकार से भारती जी ने अपने जीवन को झंझावातों से, तूफानों से, कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़ाया, उसी तरह से उनके पात्र भी अपने जीवन में आने वाले तूफानों से लड़ते हैं, भिड़ते हैं और अपने लिए आगे का मार्ग निकालते हैं। सुधा के जाने के बाद चंदर एंग्लो इंडियन पम्मी की तरफ आकर्षित होता है, उससे संबंध रखता है। पर वहां भी वो सुधा को भूल नहीं पाता और इसलिए जब सुधा के समीप
रहता हुआ चंदर देवत्व की अपनी उच्चतम सीमा को स्वीकार करता है, वही उसके जाने के बाद पतित हो जाता है। एक आदर्श मूर्ति कहीं ना कहीं भरभरा कर चकनाचूर हो जाती है। कथांत तक आते आते सुधा का आदर्श देवता कहीं गुनाहों के देवता में परिवर्तित हो जाता है। अंत में चंदर सुधा के उत्कृष्ट और पम्मी के निकृष्ट प्रेम से स्वयं को मुक्त भी करने में सफल होता है और फिर सुधा की इच्छानुसार सहज रूप में जो विनती उसे प्रेम करती है पर कभी कह नहीं पाती खुलकर, उसके प्रेम को स्वीकार कर लेता है, उससे विवाह कर लेता है। सुधा और विनती का यह देवता वस्तुतः धर्मवीर भारती की एक असफल सृष्टि के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है। चंदर उपन्यास की सभी लड़कियों को मानसिक द्वंद्व की स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। चंदर जब कॉलेज में होता है तो सुधा स्कूल में पढ़ रही थी। स्वतंत्र विचारों की पम्मी को भी चंदर अपनी बातों से इतना अपराध से युक्त कर देता है कि वह स्वयं को दोषी मानने लगती है और चंदर उसकी दृष्टि में भी देवता बन जाता है। वह शहर छोड़ना चाहती है और सुधा के आदर्शों को देखकर वो पुनः अपने पति के पास लौट जाती है। इसी प्रकार से चंदर बिनती से बिना किसी संकोच के अपने और पम्मी के संबंधों को बताता है और वो इस तरह से समझाता है उसे जैसे यह किसी देवता और दानव का मधुर प्रसंग हो। उपन्यास की नायिका सुधा मातृहीना है, गांव में पली बड़ी है और बहुत सरस है, चंचल है और अपने जीवन के शुरू के सालों में वो चंदर के कठोर अनुशासन में पलकर बड़ी होती है। चंदर जिस सीमा रेखा को, लक्ष्मण रेखा को खींच देता है वो उसी परिधि में ही रहती है। उसे अपनी बुआ की लड़की बिनती से बहुत प्रेम है और गेसु तो उसकी अभिन्न सखी ही है। चंदर के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के कारण वे ना चाहते हुए भी कैलाश से विवाह कर लेती है। पत्नी रूप में उसके प्रति समर्पित भी होती है, किंतु विवाह को वध स्थल मानती है और मानती है कि जरूरी नहीं है कि विवाह हो जाने के बाद आप पति पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। और इसीलिए वो चंदर का पम्मी के प्रति आकर्षण और पम्मी द्वारा अपने चंदर के प्रेम संबंधों पर किए गए प्रश्नों से व्यथित भी होती है, क्योंकि उसके दिमाग में उसकी कहीं भी दिल में भी ये बात नहीं आती, हृदय में भी ये बात नहीं आती कि उसे चंदर से विवाह करना ही करना है। वो तो चंदर से एक सहज रूप में प्रेम कर रही है, उसे देवता मान रही है और उसमें परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की एक अद्भुत क्षमता हमें नजर आती है। आत्मिक रूप से चंदर के साथ
मृत्यु पर्यंत जुड़ी रहने पर भी वो कैलाश के प्रति समर्पित रहती है। और इसीलिए जब एक बार मायके आने पर चंदर उसके साथ रागात्मक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है तो वो उसे रोक देती है। इस उपन्यास की अन्य गौण पात्रा होते हुए भी बिनती अपने आप में एक महत्वपूर्ण पात्र है। सुधा की बहन है और उससे बहुत ज्यादा प्रेम करती है और शायद इस प्रेम के कारण ही ये जानते हुए भी कि चंदर उससे विवाह नहीं करना चाहता, वो समझौते के तहत उससे विवाह करने की अपनी स्वीकृति दे देती है। बिनती परिश्रमशीला है, निर्दोष है, सरल है, सहज है और अपनी कर्कशा माता के दुर्व्यवहार से पीड़ित है। चंदर और सुधा के त्याग को देखकर वो चंदर से इतना सम्मान पूर्वक स्नेह करने लगती है, प्रेम करने लगती है कि उसकी दृष्टि में भी चंदर किसी देवता से भी बढ़कर हो जाता है। ग्रामीण परिवेश में उसका बचपन क्योंकि व्यतीत हुआ था, इसलिए आधुनिकता से, स्वार्थ से, लोभ से वो बहुत दूर है। बिनती वैवाहिक संबंध को उचित मानती है और उससे परे किसी भी प्रकार का रागात्मक संबंध उसे स्वीकार नहीं है। उसे लगता है कि एक आयु होने के उपरांत विवाह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे हर मनुष्य को गुजरना होता है। भावुक और संवेदनशील बिनती बीमार सुधा की अथक सेवा करती है और वो जानती है कि सुधा और पम्मी से टूटा हुआ चंदर उसे मिला है, अतः चंदर को सहेजने में, चंदर को पुनः आत्मविश्वास देने में उसे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। वो जानती है कि चंदर को सहज रूप में, पति रूप में प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। भारती जी के मतानुसार सितारे टूट चुके थे, तूफान खत्म हो चुका था, नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप रुपए देकर बिनती का हाथ थामकर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छायाएं मिलती जुलती हुई चलती। इस प्रकार से सुधा की मृत्यु के उपरांत एक मशीन की तरह चंदर बिनती का हाथ थामकर अपनी जीवन के डगर पर आगे चलने लगता है। किसी भी प्रकार की संवेदनाएं उसमें नहीं हैं। उसे नहीं पता कि उसको बिनती के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, क्योंकि वो जानता है कि चाहे बिनती उससे सहज स्नेह रखती है, प्रेम करती है, पर वो तो नहीं करता। इसलिए वो स्वीकार कर लेता है उस बिनती को जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लेने के, कि उसको कुछ लेना है, ये बात तो कभी बिनती के मन में आ ही नहीं। वो उसे पत्नी के रूप में सुधा के कहने पर स्वीकार कर लेता है। उपन्यास की एक और गौण पात्रा है पम्मी। एंग्लो इंडियन पम्मी पाश्चात्य परिदृश्य के प्रभाव स्वरूप
पति पत्नी संबंधों को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानती हैं। उनके अनुसार शारीरिक संबंध ही अधिक महत्वपूर्ण हैं और इसलिए जब वो अपने पति को छोड़कर चंदर से मिलती हैं, उसका सानिध्य प्राप्त करती हैं, तो उसे चंदर का साथ सुखद लगता है। किंतु जैसे हम चंदर के चरित्र को देख रहे हैं, चंदर कुछ समय तक पम्मी का साथ स्वीकार करने के बाद जब उसमें ठहराव की बात आती है तो उससे पलायन करने का प्रयास करने लगता है, तो पम्मी को बड़ा अजीब लगता है। पम्मी और चंदर दोनों ही मानसिक धरातल पर एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। पम्मी खुले आकाश की भांति उन्मुक्त है, जहां चाहती है वहां वो अपने पंख फैलाकर उड़ जाती है, कोई एक ठौर उसका नहीं है। किंतु उसकी तुलना में सुधा त्याग की प्रतिमूर्ति है और शायद इसीलिए भारती जी ने अपनी इस उपन्यास में पम्मी को सुधा से प्रेरित दिखाते हुए इस बात को रेखांकित किया है कि चाहे व्यक्ति कितना ही ऊंचा उड़ ले, उसे बाद में ठोस जमीन पर आना ही पड़ता है। और पम्मी भी संबंधों के महत्व को स्वीकार करते हुए सुधा के प्रेम से शिक्षा लेते हुए पुनः बाद में अपने पति के पास वापस जाने का निर्णय लेती है। यहां पर भी चंदर उसे इस निर्णय के लिए उत्तरदायी मानने के लिए बाध्य कर देता है। पम्मी सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है और फिर चंदर उसकी दृष्टि में देवता बनकर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है। पम्मी में सुधा के शांत और गंभीर व्यक्तित्व की तलाश करना निरर्थक है। उसके लिए चंदर किसी देवता सदृश है, किंतु पम्मी के लिए वो एक सुख प्राप्त करने का साधन है। शेष पात्र इस उपन्यास के परिस्थितियों के दास हैं। प्रतिशोध की शक्ति का अभाव उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ता है, किंतु वो एक दूसरे को उपन्यास में प्रभावित करते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। भारती जी के अनुसार आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रह जाने वाले अभाव फिर किसी मानसल बंधन में ही आकर बुझ पाते हैं। पात्रों के चयन के लिए अगर हम देखें तो भारती जी ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही प्रविधियों का प्रयोग किया है और उनके आंतरिक और बाह्य दोनों सौंदर्य का अंकन उन्होंने रेखात्मक शैली में बहुत सुंदर तरीके से किया है। अपने अगले वक्तव्य में हम इस उपन्यास के देशकाल और वातावरण के विषय में बात करेंगे और तद उपरांत इस उपन्यास की भाषा के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।